इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन की इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। जितने भी डाउट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड सारे ले और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, लेकिन एक कंडीशन है इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद, बिकॉज मैं आपका कोई डाउट रहने ही नहीं दूंगा। ऑलराइट, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस इज एवरीवेयर क्लास 10th। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में अपने ही चैनल पे पूछा था कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हो एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट, ओके? बिकॉज टर्म 2 तो आ रही है क्लास 10th की, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंसेप्ट एकदम क्लियर रखें। तो आगे भी कोई डाउट होगा बेझिझक लिख देना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। और उससे पहले स्टार्ट करते हैं अभी, और स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल पे नया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन। लेकिन वो एक्सप्लेन करने से पहले ना, मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल है सारा आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, यानी एनसीईआरटी पूरी कवर होने वाली है, तो उसकी टेंशन मत लेना कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहला पॉइंट आता है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फिनोमिनन को डिस्कवर किया। ओके, सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज माइकल फैराडे इज द नेम। ओके, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, दैट नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस फिनोमिनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द आंसर इज माइकल फैराडे। चलो जी, हमारा एक नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी आपकी कहाँ से शुरू होती है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है दैट इफ अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है वो कि यदि आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर इज अ सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो अगर आप ऐसे कंडक्टर को एक ऐसे रूम के अंदर लेकर जाओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चल लगा हुआ है, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि आप एक कंडक्टर को मूव करते हो, या उसने इसी बात को घुमा के ऐसे कह दिया कि कंडक्टर को इस बार ही नहीं घुमा रहे, आप कंडक्टर को रेस्ट पे रख दो, लेकिन कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशंस होगी? उसी के बाद वो एक एक्टिविटी हमें देखता है। इसका आंसर जल्दी आपको पता लग जाएगा इस एक्टिविटी के थ्रू। ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास एक कॉइल है ए बी, ठीक है? एक कॉइल जिसके अंदर कुछ एन टर्न्स हैं, कितने नंबर भी टर्न्स हो सकते हैं, और इस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। मैं बता दूं व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कुछ बच्चे ना अभी गैल्वेनोमीटर का ये यूज मतलब क्या होता है, ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज बोर्ड्स में पहले पूछा गया है, हो सकता है आपसे पूछ लें। कई बच्चे ना इतनी अजीब सी डेफिनेशन देते हैं, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। भाई मेजर नहीं करता, वो सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है अपनी नीडल को जैसे ही उसे लगता है कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के होने की संभावना है। वो मेजर नहीं करता, वो डिटेक्ट करता है, वो वैल्यू नहीं बताता कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, ऐसा नहीं करता वो। तो दोनों बातों में फर्क है, ध्यान से डेफिनेशन को पढ़िए, ठीक है? तो ये गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है इसके अंदर, और हम एक यूज़ कर रहे हैं बार मैग्नेट जिसकी नॉर्थ साउथ पोल ऐसी है। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह है, वो बोल रहे हैं मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। आप देख भी सकते हो हमें बार मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहे हैं, नॉर्थ पोल मूव हो रही है, ठीक है? तो आपको क्या दिखेगा? द ऑब्जर्वेशन इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल टुवर्ड्स द राइट इज ऑब्जर्व्ड। देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है ना, पहले यहाँ पे थी नीडल, अब यहाँ से कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, टुवर्ड्स राइट, ठीक है? मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब जैसे ही मैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ लेकर जाऊंगा, इसके पास लेकर जाऊंगा, इसके अंदर लेकर जाऊंगा, तो एकदम से गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट की तरफ होगी, लेकिन फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। अब मैं दूसरी एक इन्होंने बोला है दैट द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो एज सोन एज द बार मैग्नेट स्टॉप्स मूविंग। क्या ये बात समझ में आई? अब बार मैग्नेट को जैसे ही मैं रोकता हूं, मूव नहीं कर रहा है बार मैग्नेट, तो डिफ्लेक्शन जीरो होएगी। और अगर बिल्कुल भी नहीं आप इसको चेंज करें तो हमेशा जीरो ही रहेगी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन एक तरह से जीरो होने का मतलब डिफ्लेक्शन होएगी ही नहीं। गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी अगर बार मैग्नेट मूव नहीं करेगा। अब थर्ड कंडीशन वो कह रहा है कि नाउ विदड्रॉ द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। बार मैग्नेट को कॉइल से दूर खींचो, इससे बाहर लेकर आओ, तो क्या होगा?
कुछ नहीं, डिफ्लेक्शन होएगी लेकिन बस इस बारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी। यानी जो पहले कंडीशन में जब बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर लेकर गए थे, नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी ना, राइट की तरफ। अब जब बार मैग्नेट को अंदर से बाहर लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वो नेक्स्ट कंडीशन आपको ये कह रहा है, नाउ कीप, ये जो तीन कंडीशंस हमने अभी देखी, इसमें सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब बार मैग्नेट को अंदर लेकर गए, गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? वो बताता है कि कोई ना कोई जब जैसी करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्योंकि अभी राइट में डिफ्लेक्ट हुई, फिर जब हम दूर लेके गए तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हुई गैल्वेनोमीटर की नीडल, तो ये क्या शो कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप ही करंट इसके अंदर फ्लो हो गया था। सिर्फ मैं एक बार मैग्नेट मूव कर रहा हूँ इधर उधर, और करंट इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है। धीरे धीरे करके आ रहे हैं हम उसी चीज पे जो जिसका फिनोमेनन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी उसने और कंडीशंस दी है, नाउ कीप द बार मैग्नेट स्टेशनरी एंड रिपीट द प्रोसेस विद द कॉइल। आप, वो कह रहा है कि जो मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है ना, आप इसको रेस्ट पे रख दो और इस बारी बार मैग्नेट मूव नहीं करना, लेकिन कॉइल को मूव करो। तब भी मैं आपको बताऊं, ये जो तीन हमने कंडीशंस पढ़ी ना, पहली वाली ये, ठीक है, फिर दूसरी वाली ये, और तीसरी वाली ये, सेम ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेगी। बिकॉज बार मैग्नेट को रेस्ट पे रखना, कॉइल को मूव करना इज सेम एज कॉइल को मूव करना और बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखना। आई रिपीट, बार मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं, कॉइल को स्टेशनरी रख रहे हैं, दिस इज सेम एज कॉइल को मूव करना, बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखना। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड व्हेन बोथ मैग्नेट एंड कॉइल आर एट रेस्ट, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, डिफ्लेक्शन इज जीरो। अब वो कह रहा है, अच्छा, ऑल्सो रिपीट द प्रोसेस बाय मूविंग बार मैग्नेट साउथ पोल। अभी तो नॉर्थ पोल आगे पीछे हो रही है ना, अब साउथ पोल को आगे पीछे करो। तो क्या होगा? जब साउथ, ऑब्वियसली हर ऑब्जर्वेशन उल्टी हो जाएगी, है ना। जब साउथ पोल को अंदर लेकर जाएंगे, इसका मतलब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होएगी, लेकिन इस बारी पहले लेफ्ट में होएगी, और जब दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन राइट में होएगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। आप एक केस याद रख लीजिए कि नॉर्थ पोल को जब अंदर लेकर जा रहे हैं कॉइल के पास, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसने एक और एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इस बारी कुछ नहीं किया जी। उसने बार मैग्नेट की जगह एक करंट कैरिंग कॉइल उसने रिप्लेस कर दिया। आपको पता है ना, जब भी कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस कॉइल के द्वारा, ये आपको पता है ना। बार मैग्नेट का भी क्या काम है? मैग्नेटिक फील्ड देना। तो ऑब्वियसली अगर एक कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो बार मैग्नेट की जगह आप वो कॉइल यूज़ कर सकते हो, ऐसी कॉइल जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस बारी हमने कुछ नहीं किया जी, हमने बार मैग्नेट की जगह एक कॉइल ले ली जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। कॉइल 1 को, जो आप फिगर में देख सकते हो, ये रही कॉइल 1, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और कॉइल 2 को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये पहले बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल 1, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉइल 2, ऐसे करके पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। अब in this activity we observe that as soon as the current in the coil 1 reaches either a steady value or 0, the galvanometer in coil 2 shows no deflection। वही पुराने वाला केस, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन कब हो रहा था? जब मैग्नेट, ये बार मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे थे, ना ही आगे लेके जा रहे थे, ना ही दूर लेके जा रहे थे, राइट। सिमिलरली जब इस कॉइल में से यहाँ तो करंट बिल्कुल भी ना फ्लो कर रहा हो, या अगर कर रहा हो तो चेंज नहीं हो रहा हो, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो पूरे टाइम के लिए 5 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रही। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे करंट को बढ़ाओगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होएगी, लेटर से राइट की तरफ हो रही है। जैसे ही इसके अंदर से करंट की वैल्यू कम करोगे, यहाँ कहो सर्किट को ओपन कर दोगे, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट होएगी, लेफ्ट की तरफ। सेम चीज़ें ही हैं जैसे ऊपर वाला प्रोसेस था। लेकिन अगर आप करंट को या तो ज़ीरो कर दो, या तो करंट बह रहा है कॉइल 1 के अंदर से, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो रही। 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 5 ही हो रहा है, 6 हो रहा है तो 6 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, 6 से 7 या 6 से 5 नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी कॉइल 2 के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, ध्यान से पढ़ो। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस। कहने का मतलब क्या है? जैसे ही इस कॉइल 1 के अंदर से करंट फ्लो किया जाता है, हम सभी को पता है करंट फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल 1 के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात वो कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सही बात है। अब वो कह रहे हैं दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंज।
क्योंकि कॉइल 1 के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा था इसलिए एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल 1 के अंदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ये कॉइल 2 को टच करेगी तब कॉइल 2 के पास भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और यही वो बोला है दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉइल, यानी कॉइल 2 की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, एंड हेंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल इज द कॉज ऑफ द करंट बीइंग इंड्यूस्ड इन इट। अब क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ टच होएंगी, इसके साथ इंटरैक्ट करेंगी, तो कॉइल 2 की भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, राइट। तो वो चेंज होएंगी तो फिर क्या होएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी मैजिक कहो, साइंस को तुम मैजिक भी कह सकते हो, अपने आप ही इस कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा, और ऐसे करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, इस केस में क्या है, कॉइल 1 के अंदर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, कैसे किया, करंट घटा बढ़ा के, है ना। अरे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, लेकिन मैंने अभी बताया ना आपको, करंट स्टेडी फ्लो करेगा यानी एक ही वैल्यू रहेगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करनी पड़ेगी कॉइल 1 की। वो कैसे करोगे, करंट को बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, करंट को घटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, है ना, ऐसे। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन द अनदर कंडक्टर, जो कि इस एग्जाम्पल में कॉइल 2 है। डेफिनेशन आपको ऐसी लिखनी है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बात समझ में आए आप सभी बच्चों को। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, द इंड्यूस्ड करंट, तो देखो भाई इंड्यूस हो गया। अच्छा, मैं इससे पहले ये बता दूं, इसमें भी ऐसी है, इसमें भी ऐसी है, बार मैग्नेट इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, है ना, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। जैसे ही बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर पुश किया जाता है, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो जाती हैं। कैसे, बार मैग्नेट की प्रोड्यूस हो रही है ना, तो जब इसकी फील्ड लाइंस इसके साथ इंटरैक्ट करेगी तो एक इस कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। यार देखो, ये ऐसे होता है मैग्नेटिज्म में कि जिसकी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है ना, अगर किसी और कंडक्टर के साथ वो संपर्क में या कोई इंटरैक्ट करती है तो उस कंडक्टर की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर बन जाती है, और फिर आप जैसे ही जो इनिशियली कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा था उसको घुमाओगे या आगे पीछे करोगे, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आगे पीछे होंगी, इसका मतलब कॉइल के साथ जो इंटरैक्ट करी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी आगे पीछे होंगी, और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होएगा। ये फिनोमेनन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आई, आप समझना चाहते थे, अब आपने समझ लिया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो कह रहा है जब आप कॉइल को मूव करते हो इन सच अ डायरेक्शन दैट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो कॉइल की मूवमेंट की डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो जो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा ना वो मैक्सिमम होगा। और ये पूछा जाता है, आपको आंसर करना आना चाहिए। ओके, राइट एंगल होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए 90 डिग्री होना किसके बीच में चाहिए, कभी बच्चों को यही नहीं पता होता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन के बीच में, यानी कंडक्टर को कहाँ घुमाया जा रहा है उस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे किस डायरेक्शन में है, पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बारी पूछा हुआ है, सिर्फ नाम ही नहीं पूछते, वो कहते हैं स्टेट द रूल। स्टेट द रूल का मतलब वो पूछ रहा है कि भी स्टेटमेंट भी लिखो, मुझे स्टेटमेंट भी चाहिए, वो ये कह रहा है। ध्यान से देखो, टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या पता लगता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब हमने देखा इस फिनोमिनन से करंट इंड्यूस तो हो गया, लेकिन अब मुझे चाहिए कि डायरेक्शन किस में फ्लो कर रहा है वो इंड्यूस्ड करंट, तो वो कैसे पता लगेगा, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा, ऐसे आपको अपने राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होना चाहिए। तो आप यह फिगर से ही देख सकते हो, थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मोशन कहाँ हो रहा है, उसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, वो थंब देता है वो डायरेक्शन, ठीक है। फोर फिंगर किसके डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और
मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन दे रहा है? इंड्यूस्ड करंट की। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले, दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो आपको मिडल फिंगर से पता लग जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी ये वाली डायरेक्शन और फोर फिंगर की डायरेक्शन, थंब और फोर फिंगर की सही आपने बनाई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डन। तो ये है आपका, देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब एक एनसीईआरटी के अंदर ना क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी भी है ये। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। कौन कौन से डिफरेंट वेज हमने पढ़े कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करने के लिए? ये वो कह रहा है। पहला वे तो ये हो गया कि भी कीप द कॉइल स्टेशनरी एंड मूव द बार मैग्नेट इन एंड आउट। पहला वे ये है। दूसरा वे है कीप द बार मैग्नेट स्टेशनरी बट मूव द कॉइल इन एंड आउट। ये भी एक दूसरा वे हो सकता है। थर्ड वे, अच्छा ये भी हो सकता है कि दोनों को ही मूव करो, ठीक है। अच्छा, अब एक चौथा वे भी मैं आपको बता ही देता हूँ फिर, है ना। चौथा वे एक ये हो सकता है कि आप एक करंट कैरिंग कॉइल, वही बार मैग्नेट की जगह आप करंट कैरिंग कॉइल यूज़ कर लो, उसमें करंट बढ़ा दो तो भी इंड्यूस हो जाएगा, करंट घटा दो तो भी इंड्यूस हो जाएगा। 5 वेज हो गए ऐसे तो, है ना भाई, अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख दो तो डिफरेंट वेज ये 5 मैंने आपको बता दिए। सो विद दिस वी कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, फिनोमिनन। आपको आई होप सो समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया तो अभी भी डाउट आप पूछ सकते हो, और क्या अगली चीज़ समझना चाहते हो वो भी ज़रूर बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर योर टर्म 2। ऑल द बेस्ट।